हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे 2nd and 1st of June 2023। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास का हमारा स्ट्रक्चर। तो ये हमारी एक न्यूज़ बेस्ड क्लास रहने वाली है। 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ को स्टूडेंट्स आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इन न्यूज़ के टॉपिक्स कौन कौन से होंगे? हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे डायरेक्ट सीडिंग मेथड। तो यहाँ पर हम बात करेंगे खरीफ क्रॉप्स के बारे में और स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती थी पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स में। तो ये डायरेक्ट सीडिंग का क्या मतलब हम समझेंगे। सेकेंड सुन यहाँ पर न्यूज़ क्या है, जो सदर्न स्टेट्स हैं इंडिया की, वहाँ के काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो असल में एक सवाल खड़ा कर रहे हैं ओवर दी डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि इंडिया की जो नॉर्थ की स्टेट्स और जो साउथ की स्टेट्स है उसमें एक फ़र्क है। नॉर्थ की स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा कि पॉपुलेशन ना थोड़ा इरिस्पॉन्सिबल तरीके से ग्रो कर रही है, पर साउथ में इस चीज़ पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। जीडीपी में अगर आप देखो तो साउथ बेटर कर रहा है नॉर्थ के मुकाबले, पर जिस तरह से हमारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको अभी तक डिवाइड किया गया और फ्यूचर में डिवाइड किया जाएगा, जब और कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ेंगी, लोकसभा की सीट्स और बढ़ेंगी, नॉर्थ को ज़्यादा सीट्स मिल जाएंगी क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। और साउथ वाले कह रहे हैं ये तो मतलब गलत बात है कि अगर हमने रिस्पॉन्सिबली पॉपुलेशन ग्रो करी, अब इसकी अब सज़ा थोड़ा हमको मिलेगी। ठीक है, तो इसको भी समझते हैं। थर्ड न्यूज़ क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम इन कोऑपरेटिव सेक्टर। 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। असल में इंडिया क्या करने की कोशिश कर रहा है समझेंगे। फोर्थ न्यूज, पीएम स्वाधनी स्कीम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं 3 इयर्स ऑफ द स्कीम। इस स्कीम की सारी डिटेल्स वैसे तो आपने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा, फिर भी एक बार सारी डिटेल्स हम डिस्कस कर लेंगे। और सुन लास्ट न्यूज, 22nd समिट ऑफ एससीओ जो कि होना था जुलाई मंथ, इंडिया में इसको होस्ट करना था, उस पर एक अपडेट है। वो अपडेट क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की इस क्लास को। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट न्यूज। तो स्टूडेंट्स, आपने जब भी सुना होगा कि चावल, ठीक है, जो राइस है उसकी जो खेती की जा रही है, ठीक है, एग्रीकल्चर किया जा रहा है, उसमें जो आपने सुना होगा जैसे लोकल लैंग्वेज बोलते हैं कि बुआई की जा रही है। ठीक है, अब जो खेत में बुआई की जाती है ना स्टूडेंट्स, असल में उसके लिए आपने हमेशा देखा होगा कि जो पानी है, ठीक है, काफ़ी अच्छा लेवल रखा जाता है पानी का। और बहुत सारे लोग जो हैं, जो क्रॉप होता है, जो वो असल में कुछ ही दिनों का क्रॉप होता है, उसको उस पानी में काफ़ी हद तक नीचे मिट्टी के अंदर रख देते हैं और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे फसल खड़ी होती है। पर अगर स्टूडेंट्स उस चीज़ को अवॉइड करें, एक और तरीका भी है डायरेक्ट सीडिंग का। इसके लिए एक अलग तरह का आप देख सकते हो कि ट्रैक्टर के पीछे ये अलग तरह का एक सीडिंग डिवाइस होता है, इसको यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, काफ़ी डीप ज़मीन के अंदर, काफ़ी डीप तक जो सीड है, जो बीज है, उसको आप कह लो एक तरह से ड्रिल कर देता है, अंदर ड्रिल कर देता है ज़मीन में। सबसे बड़ा फ़ायदा, ना आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी रखना है। देखो बिल्कुल ये तो सूखा खेत है और आपको यहाँ पर रेनफॉल पे, बारिश पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो आप अगर थोड़ा पहले भी करना चाहो ये सीडिंग कर सकते हो। उससे फायदा ये होगा कि आपका जो पूरा साइकिल है वो कंप्लीट होगा। जो अगली आपने जो अगला सीजन आएगा, ठीक है, मतलब जो भी आपका अगला सीजन जो भी आप उगा रहे हो वो भी आप थोड़ा सा टाइमली कर पाओ, अगर काफी हेल्प हो जाएगी यहाँ पर फार्मर्स को। समझते हैं इसको। तो फार्मर्स इन लीडिंग राइस ग्रोइंग स्टेट, तो इंडिया में जो वो स्टेट्स हैं जहां राइस की अच्छी खासी ग्रोथ की जाती है, वो अडॉप्ट कर रहे हैं डायरेक्ट सीडिंग मेथड। असल में जो रेंज पे डिपेंडेंसी और लेबर की शॉर्टेज है, दोनों यहाँ पर सॉल्व की जा सकती हैं डायरेक्ट सीडिंग मेथड। हाँ, इसके लिए एक चीज़ है कि आपको ये जो एक अलग तरह का सीडिंग इक्विपमेंट है, ये आपको मतलब खरीदना तो क्या, रेंट पे लिया जा सकता है, जितना भी टाइम आपको लगेगा आपके पर्टिकुलर फील्ड के लिए, पर ये चीज़ बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो डायरेक्ट सीडिंग राइस, डीएसआर, इसको ब्रॉडकास्टिंग सीड टेक्निक भी बोलते हैं। इसमें क्या, काफ़ी हद तक आप पानी भी बचा सकते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको यहाँ पर पूरा एकदम खेत में पानी पानी नहीं रखना होगा। बिल्कुल जो सूखा खेत है वहां पर भी इस तरह से जो चावल है उसको उगा सकते हो। ठीक है, अंडर दिस मेथड सीड्स आर डायरेक्टली ड्रिल्ड। तो क्या होता है कि ये जो इक्विपमेंट देख रहे हो ना, ये सीड को काफी अंदर तक, जमीन के काफी अंदर तक मतलब ड्रिल करके वहां छोड़ाता है। तो सीड्स आर डायरेक्टली ड्रिल्ड इनटू द फील्ड्स, एलिमिनेटिंग नीड फॉर नर्सरी प्रिपरेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। तो वो जो आप देखते हो ना पूरा, कि पहले सीड को थोड़ा उगाया जाता है, उसके बाद फिर जिस खेत में पानी खड़ा है वहां उसको रखना होता है, वो सब जो चीजें यहाँ पर हटाई जा सकती है। सीधे आप सीड को, जैसे काफी हद तक आप कह सकते हो जैसे वीट में किया जाता है, वैसे अब यहाँ राइस में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो विद द यूज ऑफ ड्रम सीडर्स ओनली, ये जो इक्विपमेंट है उसका नाम, ओनली 2 लेबरर्स आर रिक्वायर्ड टू सो सीड ऑन 1 एकड़। तो पहले जहां पर 25 से 30 लेबरर्स की जरूरत पड़ती थी बुआई के लिए, अब यहाँ पर सिर्फ 2 लेबर्स में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है,
तो बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर नर्सरी कल्टिवेशन फार्मर्स आर सेव अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज। तो यहाँ पर पूरे क्रॉप साइकिल में आपको 1 महीने की बचत होगी। इससे ये होगा कि आप जो अगला सीजन अपना स्टार्ट करोगे ना, जो रबी सीजन स्टार्ट करोगे, वो आप और टाइम दी कर पाओगे। तो मतलब पहले क्या होता था कि खरीफ सीजन में कटाई और रबी की बुआई, उसमें दिन बहुत कम होते थे, फार्मर्स को ये सब जल्दी जल्दी करना होता था। अब आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पास काफी टाइम होगा अगली अपने सीजन के लिए, ठीक है। डायरेक्ट सीडिंग मेथड जो है, इसमें वाटर रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएंगे। ये बहुत मतलब देखो, वो तो करना ही पड़ेगा, जब आपने एक बार बीज को बो दिया उसके बाद तो आपको उस एग्रीकल्चर लैंड में काफी पानी छोड़ना ही पड़ेगा, वो तो एक बिल्कुल सच बात है। पर जो पहले होता था कि बुआई के टाइम पे भी इतना सारा जो पानी रखना होता था, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे आपको काफी हद तक मतलब आप अपनी फसल का जो साइकिल है वो शुरू कर सकते हो। आपको सिर्फ ये डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कि बारिश होगी, पूरा खेत में पानी भरेगा तब जाके वो बुआई हो पाएगी, वो चीज़ यहाँ पर एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। इसमें ये भी देखा गया कि अगर हम देखें कि जो यील्ड निकलता है, जो क्वांटिटी निकलती है, ठीक है, इस वाले टेक्निक से थोड़ी ज़्यादा निकले, ये भी किसानों के लिए एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। वीड ग्रोथ, ये एक चैलेंज हो जाता है यहाँ पर कि जो वीड है, जो मेन क्रॉप का जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो कम कर सकता है। वीड ग्रोथ एक चैलेंज है जिसके लिए आपको वीडीसाइड्स या फिर प्रॉपर वो कटिंग वगैरह करते रहना है। तो ये एक चैलेंज है जिस पे ध्यान देना पड़ेगा। ये जो टेक्निक है, ये जो डायरेक्ट सीडिंग की टेक्निक पंजाब, तेलंगाना, आंध्रा, हरियाणा, इन सब स्टेट्स में बहुत फेमस हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो वैसे तो देखो, क्रॉपिंग सीजन तो आपको इंडिया के पते ही है, ठीक है। जो राबी है, खरीफ है, जैद है, ठीक है। अगर हम देखें राबी में, जैसे नॉर्थ में आपने वीड बहुत ज़्यादा सुना होगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये अक्टूबर से दिसंबर में इसको बोया जाता है और इसकी कटाई हो जाती है अप्रैल से जून में, और उसके बाद शुरू हो जाता है खरीफ सीजन, जिसमें सबसे फेमस जो इंडिया में हमने राइस देखा हुआ है। तो जून से जुलाई जो मानसून टाइम होता है उसमें इसकी बुआई होती है और इसकी कटाई होती है सितंबर से अक्टूबर में, ठीक है। आप देखोगे जैसे ही इसकी कटाई होती है उसके बाद राबी का टाइम आ जाता है। तो इसमें ना बहुत कम टाइम ड्यूरेशन होता था फार्मर्स के पास। अभी जो नया तरीका है, इससे क्या होगा, खरीफ की कटाई के बाद थोड़ा सा दिन बचेंगे फार्मर्स के पास, वो अपने एग्रीकल्चर लैंड को रेडी कर सकते हैं फॉर राबी, ठीक है। बीच में आपको पता है एक छोटा सा ये जो मार्च जुलाई वाला टाइम होता है, इसमें जैद भी होता है, और इस टाइम पे भी कुछ कुछ फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल वगैरह उगा लिए जाते हैं। तो ये तीन, वैसे तो ज्यादातर किसान दो ही, मतलब एक साल में दो ही जो अपने सीजन है वही चलाते हैं। तीन तो बहुत ही कम लैंड है जहां पर तीन तीन सीजन को भी चलाया जाता है। आगे चलते हैं। सेकेंड न्यूज, ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। अब जैसे इंडिया का मैप है, देखो नॉर्थ में यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये स्टेट्स में काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। अब देखो, पॉपुलेशन तो चलो इंडिया में हर जगह ग्रो कर रही है, पर ये कह सकते हैं कि नॉर्थ में कुछ कुछ स्टेट्स में थोड़ा इरिस्पॉन्सिबल तरीके से, मतलब ये नहीं मैं बोलूंगा आज, पिछले ऑलमोस्ट 20-30 सालों में इरिस्पॉन्सिबल तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी है। ऑन दी अदर हैंड सदर्न स्टेट्स ने काफी रिस्पॉन्सिबल इन सब चीजों पर ध्यान दिया है। पर अब इसका ये भी मतलब है कि अगर जैसे यूपी, बिहार, इन सब स्टेट्स में अगर पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो जब नेक्स्ट डिलिमिटेशन होगी, लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, तो वहां ज्यादा सीटें देनी पड़ेंगी। और जिन ये जो सदर्न स्टेट्स है जहां पर उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को काफी हद तक कंट्रोल किया है, और क्योंकि वहां पॉपुलेशन में थोड़ी बहुत कमी, मतलब उतना तेजी से ग्रो नहीं कर पाई, तो वहां तो फिर थोड़ी सीट्स कम हो जाएंगी। ये एक प्रॉब्लम है जो काफी सदर्न स्टेट्स और वहां के जो पॉलिटिशियंस है वो टाइम टू टाइम रेस करते हैं, मतलब रेस करते हैं। इसी के बारे में थोड़ी बात भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सदर्न स्टेट्स दैट फॉलोड पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज आर नाउ फेसिंग पोटेंशियल डिसएडवांटेज। तो मतलब ये तो ऐसा हो गया कि आपने कुछ अच्छा किया और उसके लिए भी आपको नुकसान हो रहा है कि आपने अच्छे अपनी पॉपुलेशन बढ़ने को नहीं दी। अगर साउथ भी इसी तरह से पॉपुलेशन बढ़ने देता है तो आज तो इंडिया की पॉपुलेशन कुछ 160-170 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है। पर ये तो एक अच्छी चीज है, और इसके लिए मतलब किसी को आप इसके लिए डिसएडवांटेज तो बिल्कुल नहीं दे सकते। डीलिमिटेशन क्या होता है? डीलिमिटेशन होता है जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर में बात हुई थी, तो मान लो पहले जम्मू एंड कश्मीर इस तरह से था, ठीक है, मान लो इस तरह से। अब क्या हुआ, ये लद्दाख अलग हो गया, इतना जम्मू एंड कश्मीर रह गया। अब पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग तरह से बनाई जाती थी, अब जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज थोड़ी अलग तरह से बनाई जाएगी। देखा जाएगा जो नया लैंड का हिस्सा है इसमें कहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ कम पॉपुलेशन है। जहां ज्यादा पॉपुलेशन है वहां छोटी छोटी सीटें बनानी पड़ेगी, जहां थोड़ी जहां कम पॉपुलेशन है वहां बड़ी सीट बनाई जा सकती है। जैसे लद्दाख हो गया, कच्छ हो गया, अरुणाचल हो गया, वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है तो वहाँ बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं। पर आप देखो यूपी में, बिहार में, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती है। तो ये सारा कॉन्स्टिट्यूंसीज डिजाइन करने का जो तरीका है ना फॉर द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये होता है डीलिमिटेशन का प्रोसेस। तो अगर देखो अभी तो हमारे यहाँ पर जो सीट्स हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, अभी तो चलो वो एक लेवल से आगे नहीं बढ़ रही, पर बहुत जल्दी इंडिया को, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखो लास्ट टाइम ये जो डीलिमिटेशन हुई थी उसके बाद बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमारे यहाँ पर फिर से डीलिमिटेशन का प्रोसेस हो और सीट्स को बढ़ाया जाए लोकसभा। इसलिए तो आपने देखा होगा नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में लोकसभा की में जो हॉल है 888 मेंबर्स बिठाए जा सकते हैं। आप सोचोगे कि ये तो 550 में भी बहुत हो गया था, 888 क्यों बिठा दिए? क्योंकि आगे जाके उन सीटों को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आई होप आप इस बात को समझ पाए, ठीक है।
तो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट हमारी कंट्री में 1952 में लेकर आए थे। तो डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करता है, आपको पता होगा। ये जो डीलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है इसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर इन्होंने अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई है तो आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि गलत है बनाई, ठीक है। इस पर काफी बार क्वेश्चंस भी आए। तो जो डीलिमिटेशन कमीशन है हमारी कंट्री में इस समय 4 बार बनाया गया, 52, 63, 73, 2002, ठीक है। तो इनके एक्ट्स भी यहाँ पर लिखे गए, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जिन्होंने स्टेट वाइज कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा, तो मतलब लोकसभा में जो वेरियस स्टेट से मेंबर्स जाते हैं ना, आपको पता है लोकसभा के मेंबर्स भी तो सारे स्टेट्स यूटी से जाते हैं। तो लोकसभा में किस स्टेट से कितने लोग जाएंगे चुनकर, ये हमने जो आखिरी बार किया था ये किया था 1976, और किसको फॉलो किया था, 71 के सेंसस को। मतलब आज भी हमारी लोकसभा में जिस हिसाब से हम एमपीज को चुनते हैं वो आज से ऑलमोस्ट क्या 50 साल से भी ज्यादा पुराने सेंसस के ऊपर बेस्ड है, जिसको जल्दी से जल्दी अपग्रेड कर देना चाहिए, ठीक है। The Constitution of India mandates that allocation of seats in the Lok Sabha should be based on the population of each state, so that the ratio of seats to population is as close। ये वो इस मतलब उसकी डेफिनेशन लिखी है कि किस तरह से जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर थोड़ी ज्यादा सीट देनी पड़ती है। मतलब सबको ऐसा लगे कि हम जैसे मान लो यूपी है, यूपी में 21 करोड़ की पॉपुलेशन है, आपने सीट दे दी मान लो 30। और महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 11 करोड़ की, आपने वहां पर भी सीट दे दी 30। अब यूपी के लोग बोलेंगे कि भाई हम 21 करोड़ है और हमको भी उतनी सीट, महाराष्ट्र सिर्फ 11 करोड़ उनको भी इतनी सीट, तो यूपी वाले यहाँ पर डिसएडवांटेज फील करेंगे, उनको लगेगा कि ये तो गलत बात है। तो यूपी को आपको महाराष्ट्र के मुकाबले हो सकता है आप 50 सीट्स यूपी को दो 21 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए, और महाराष्ट्र की 11 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए 30 सीट दो। अब आप कह सकते हो कि चीजें थोड़ी इवन है, ठीक है। अब कुछ कंसर्न्स, क्या कंसर्न्स है, तो नॉर्थ और साउथ का जो रिप्रेजेंटेशन, देखो अगर नॉर्थ में ज्यादा पॉपुलेशन इररिस्पॉन्सिबल तरीके से बढ़ी है तो वहां से मतलब इसका हिसाब तो ये है कि फिर ज्यादा या लोकसभा मेंबर्स पहुंच जाएंगे नॉर्थ की तरफ से, फिर साउथ की स्टेट्स को लगेगा कि हमारी तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हो रही, ठीक है। एक और कंसर्न, डीलिमिटेशन बेस्ड ओनली ऑन पॉपुलेशन, तो सिर्फ पॉपुलेशन, जैसे अब देखो तमिलनाडु है, कर्नाटक है, उन्होंने इकोनॉमिकली कितना कुछ अचीव किया, उसको तो आप कंसिडर ही नहीं कर रहे। आप क्या कंसिडर कर रहे हो कि तुम्हारी पॉपुलेशन कम है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो इंडिया में बात की जाती है। ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, 18% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन है सदर्न स्टेट्स में, पर 35% ऑफ द जीडीपी है सदर्न स्टेट में। तो हम जीडीपी को तो कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि तुम्हारी पॉपुलेशन कम है। ये चीज गलत है, जो कहीं ना कहीं साउथ की जो स्टेट्स और उनके जो पॉलिटिशियंस इसको बहुत उठाते हैं। अब आप इस मैप को देखो, आप देखो यहाँ पर किस तरह से सीट्स और उनके बीच में मतलब उनका एरिया किस तरह से, ठीक है। ये देखो, अब आप इसको यहाँ से कंपेयर करो इस एरिया से, अब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम समझ लगेगी कि जो सदर्न स्टेट्स है मतलब इसमें ये भी इंक्लूड करो। ये देखो, आई होप अब आप समझ पाए, और ये भी और ज्यादा इंटेंस हो जाएगा, यहाँ पर ये सारा एरिया और इंटेंस हो जाएगा और सीटें बढ़ जाएंगी, जो अगला जो हम सीट्स बढ़ाएंगे लोकसभा की, और यहाँ थोड़ी कम हो जाएंगी। ये प्रॉब्लम है असल में जो इंडिया की बहुत सारी सदर्न स्टेट्स फेस करती हैं, कि ये जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स का एरिया है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और इसका इनको गिफ्ट मिल रहा है, गिफ्ट के मिल रहा है और ज्यादा सीट्स मिल रही है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंसर्न वाली बात है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये पूरी चीज आप यहाँ पर अच्छे से समझ पाए। इंडिया ने अप्रूव किया है वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम। देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्या हमारे यहाँ पर खाने की प्रोडक्शन में कमी है? प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं, फिर भी जो प्रॉब्लम देखी जाती होता क्या है, एक ही साथ मतलब एक साथ कटाई होती है, इतना सारा क्रॉप वेरियस जो मंडीज होती है वहां आ जाता है। अब क्या है कि उस क्रॉप को ना स्टोर करने की कोई जगह नहीं है, ना किसान कहीं स्टोर कर पा रहा है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास भी बहुत लिमिटेड स्टोरेज है। तो अगर मान लो एक किसान सोचता है कि यार अभी ना बहुत ज्यादा मार्केट में वीट है, अभी अगर बेचने जाऊंगा ना अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा, अभी मैं इसको कहीं स्टोर कर लेता हूँ, 1 महीने बाद बेचूंगा। बात बिल्कुल सही है उस किसान की, ऐसा करना चाहिए, पर वो स्टोर कहाँ करे, वो दिक्कत वाली बात है, बहुत लिमिटेड स्टोरेजेस है। अगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्रॉप इकट्ठा हो गया है, एक साथ हम इसको कहाँ निकाल देंगे, एक साथ किसको दे दें, ठीक है, धीरे धीरे सप्लाई करना होगा, तो उसके लिए बहुत सारा क्रॉप स्टोर करना होगा। अब स्टोरेज क्योंकि अच्छी तरीके से हमने मतलब अभी तक उस पर काम नहीं किया, तो बहुत सारा क्रॉप वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, बारिश में खराब हो जाएगा। तो इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है, हमको बहुत बड़े स्केल पे फूड स्टोरेजेस बनाने पड़ेंगे, और हम सच में इसको बहुत बड़े स्केल पे बनाएंगे। 1 लाख करोड़ मतलब 1 ट्रिलियन रुपया खर्चेंगे हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, समझते हैं इस बात को, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है ग्राउंड ब्रेकिंग स्कीम, और सब लोग इसको मतलब बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, सच में इसकी जरूरत है। 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, और जो फूड ग्रेन, अच्छा फूड स्टोरेज से ये मतलब नहीं था कि मतलब पकी हुई चीजें, फूड ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी ये बढ़ाई जाएगी इन दी कोऑपरेटिव सेक्टर बेसिकली, ठीक है। ठीक है, करंट ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो है ऑलमोस्ट 1450 लाख टन, ठीक है।
और ये जो इनिशिएटिव है इससे हम 700 लाख टन ऑफ स्टोरेज अगले 5 सालों में बढ़ा देंगे और आगे जाके इसको ले जाएंगे 2150 लाख टन पे। तो आप देख सकते हो अगले कुछ ही सालों में बहुत बड़े स्केल पे जो हम मतलब वैसे भी इंडिया के पास अच्छी खासी कैपेसिटी है, पर जिस तरह से हमारी खाने की प्रोडक्शन बढ़ी है उस तरह से स्टोरेजेस नहीं बढ़ी। इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जो है उन्होंने असल में यहाँ पे बताया कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फूड गेन स्टोरेज प्रोग्राम होगा, और सच में ये सच भी बात है। और शायद ही किसी कंट्री ने इतने बड़े स्केल पे इन सब चीजों के बारे में सोचा होगा, इस पे इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। तो बाय कंस्ट्रक्टिंग गोडाउन्स विद अ कैपेसिटी ऑफ 2000 टन इन एवरी ब्लॉक, तो आपने देखा होगा वो ब्लॉक एरिया पे भी डिवीजन होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट में आपको बहुत सारे ब्लॉक्स मिलते हैं, हर ब्लॉक में 2000 टन कैपेसिटी का एक फूड स्टोरेज गोडाउन बनाया जाएगा और वेरियस फैसिलिटीज के साथ। ऐसे नहीं कि बस आपने एक जगह खड़ी कर दी और वहां कोई साफ सफाई नहीं है, जो आपका अनाज है वो खराब हो रहा है, वो सब चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोल्ड स्टोरेजेस होने चाहिए, कई जगह आपको मॉइस्चर कंट्रोल करना पड़ता है, बड़ी सारी चीज़ें, वो सब चीज़ों का ध्यान देकर ये हर ब्लॉक में 2000 टन की कैपेसिटी तक का आपको ये जो फूड कंस्ट्रक्शन एरिया बनाना पड़ेगा। और कुछ स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन सब में तो आपको और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऐसा क्रॉप है कि एक साथ ही वीट आ जाएगा, एक साथ ही राइस आ जाएगा, अगर आपने टाइम से उसको नहीं स्टोर किया तो वो खराब भी बहुत जल्दी होगा, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रूट गन प्रोड्यूसर, इसमें तो देखो कोई शक ही नहीं है, विद एनुअल प्रोडक्शन ऑफ अबाउट 3100 लाख टन। सोचो इतनी हमारी प्रोडक्शन है, अभी तक हमारी स्टोरेज कितनी है, इसकी ऑलमोस्ट आधी। तो मतलब हमारे पास स्टोरेज ही बहुत कम है। अब आप सोचो कि नहीं जो भी आएगा हम सारा एक साथ ही कंज्यूम कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल थोड़ा, अब सारे साल का खाना आप एक ही साथ थोड़ा बना दोगे, तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जब फसल जो है वो एक सीजन के हिसाब से कट होगी, मतलब वो एक सीजन के हिसाब से जाएगी, यूज उसको सारा साल करना, तो उसके लिए बिल्कुल आपको ये स्टोरेजेस बनाने पड़ेंगे, आपको बफर स्टॉक्स रखने पड़ेंगे, और ये चीज इंडिया कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो पीआईबी का आर्टिकल, इंडिया फ्रूट गेन प्रोडक्शन टच 315.7 मिलियन टन इन 2021-22। हर जगह हर सेक्टर में आपको रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखने को मिलेगी, जो बहुत अच्छी चीज है। पर अब इस रिकॉर्ड प्रोडक्शन को रिकॉर्ड लेवल पे स्टोर करना, ये नया हमारा जो अगला बहुत बड़ा टास्क है, इस पे इंडिया को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पीएम स्वाधिनी, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि प्रोग्राम। तो इसमें हमने क्या किया, जैसे कोविड की जब हमने रिकवरी शुरू करी, हमने सोचा अब जीडीपी को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, तो बहुत सारे लोन्स दिए गए बिजनेसेस को। पीएम स्वाधिनी ने क्या समझा कि जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस, अब इसमें मैं एमएसएमई की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हॉकर, स्ट्रीट वेंडर्स, रेडी लगाने वाले, ठीक है, अब उनके लिए भी सोचना था। अब उनको अगर आप सोचो कि नहीं ये तो काम शुरू वापस से कर ही लेंगे, ऐसा नहीं, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था कोविड के बाद अपना काम शुरू करने के लिए, तो छोटे लोन्स देना, और अगर वो लोन्स की रीपेमेंट टाइम पे करें तो उनका अलग से इंसेंटिव देना, ये सब था पीएम स्वाधिनी स्कीम के अंदर, और अभी भी ये स्कीम काफी अच्छे से काम कर रही है। और आप कई बार बस ये देखना, आप जिस भी सिटी जिस भी एरिया में रहते हो इंडिया में, कि आसपास कितने सारे हॉकर स्ट्रीट वेंडर्स हैं, अगर वो लोग जो ये रेडी लगाना, ठीक है, रोड साइड स्टॉल्स वगैरह लगाना, अगर वो लोग वो काम नहीं करेंगे तो वो सब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये सब जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने काम में ठीक से ग्रो करते रहे। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने प्रेस किया पीएम स्वाधिनी स्कीम को और बताया कि 3 साल में स्कीम ने काफी कुछ अचीव किया। लॉन्च किया गया था जून 2020 में, तो आप देखो जून वो टाइम है जब जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो लॉकडाउन्स थे, वो खत्म होने शुरू हुए थे और थोड़ा बहुत ईज मिलना शुरू हुआ था, फिर से बिजनेसेस शुरू हो रहे थे। तो स्ट्रीट वेंडर्स जो है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ सस्टेन, सेल्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए स्कीम को लेकर आया गया था। ये एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम थी कि छोटे लोन्स यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। तो लॉन्च विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्पावरिंग स्ट्रीट वेंडर्स एंड प्रमोटिंग देयर सेल्फ सफिशिएंसी। उनको लोन ऑफर किए गए अप टू ₹10,000 टू ओवर 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर लोन्स वगैरह दिए गए, और यहाँ पर पूरा बताया गया कि जब उन्होंने अपने लोन्स की रीपेमेंट टाइम पे करी तो उनको यहाँ पर अलग से इंसेंटिव्स दिए गए। यहाँ पर पूरा लिखा गया है किस तरह ये लोन्स दिए जाते थे, क्या इनका इंटरेस्ट रेट होता था, किस तरह से ये वापस इंस्टॉलमेंट्स आती थी, और उसके ऊपर इंसेंटिव्स दिए जाते थे, ठीक है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो एक बार आप इसको पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो। सारा ये जो डाटा है मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट से ही उठाया है, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स आज की लास्ट न्यूज़ पे। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इस साल इंडिया G20 भी होस्ट कर रहा है, हम एससीओ भी होस्ट करें। रिसेंटली एससीओ की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग थी गोवा में, हमारे यहाँ तो एक्सटर्नल अफेयर्स बोलते हैं, बाकी फॉरेन अफेयर्स बोल देते हैं। उसमें सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, एस जयशंकर ने होस्ट किया, पाकिस्तान से भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए, चाइना से भी आए। अब पाकिस्तान ने उस मीटिंग को यूज़ करने की कोशिश करी अपना कश्मीर और वो सब एजेंडा आगे बढ़ाने की। तो इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि जो मेन समिट, जो ये लीडर समिट होना था, ठीक है, जिसको कि न्यू दिल्ली में होस्ट करना था हमने जुलाई में,
अब वो होगा वर्चुअली। तो 22nd समिट ऑफ एससीओ जो कि होना था 4 जुलाई को, ठीक है, अब इंडिया ने बोला कि देखो अभी ना इसको हम करवा नहीं पाएंगे, इसको वर्चुअल मोड में रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वर्चुअल मोड में रखना पड़े, हम ऑफलाइन रख सकते थे, पर इस टाइम इंडिया ने डिसाइड किया कि नहीं, इसको वर्चुअल मोड में रखना पड़े। देखो एक सेम टाइम पे हम G20 भी होस्ट करें, उसकी तो सारी मीटिंग्स हो रही हैं, पर कहीं ना कहीं इसको वर्चुअली रखना ये इंडिया का एक मैसेज है कि अगर इंडिया में एससीओ होस्ट कर रहा है और चाइना पाकिस्तान जैसी कंट्रीज आती हैं, तो ये इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें एक स्टेज मिलता है कि तुम चलो अपना इनिशिएटिव, अपना जो प्रोपेगेंडा है उसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो इंडिया वाज एक्सपेक्टेड टू होस्ट द फिजिकल मीटिंग, हाउएवर द ऑनगोइंग ग्लोबल सिचुएशन हैज प्रॉम्प्टेड द शिफ्ट टू अ वर्चुअल मोड। कहीं ना कहीं ये भी शायद एक प्रॉब्लम हो जाती कि अगर पुतिन, शी जिनपिंग, शहबाज शरीफ, ये तीनों इंडिया आते तो आप समझ रहे हो ना, तीनों के हिसाब से अलग अलग एक प्रॉब्लम इंडिया के सामने आ जाती। और कहीं ना कहीं इस टाइम पे जो इंडिया की डिस्कशन चल रही है, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यूएस विजिट है, नेटो प्लस मेंबर की बात चली, तो उस सब में इंडिया को लगा होगा, मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लगा होगा कि शायद अभी सही नहीं रहेगा कि हम एक फिजिकल मीटिंग रखें, और ये जो मतलब बाकी कंट्री से तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, रशिया, चाइना और पाकिस्तान, इनके अगर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, अगर वो इंडिया आते हैं तो मे बी एक अच्छा चीज़ हमारे लिए भी ना, और जो हमारे आगे जाके फ्रेंडली कंट्रीज है शायद वो भी इसको बहुत अच्छे से ना देखें। तो रीसेंट विजिट ऑफ पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर, तो उनका नाम है बिलावल भुट्टो, वो जब गोवा आए थे तब भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उन्होंने आके कोशिश करी कि सोचो, उन्होंने गोवा में आके एससीओ की मीटिंग में आके वो कह रहे हैं कि इंडिया को G20 होस्ट नहीं करना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर, तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ थी। उसके बाद चाइना के साथ तो आपको पता है जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है वो तो मतलब कब से ही चलता आ रहा है, बार बार मीटिंग्स भी होती है, पर चाइना एक ऐसी कंट्री है जो बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और, ठीक है, तो वो आपको एक चीज़ पता है। और पुतिन इंडिया आएंगे, उससे इंडिया को क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में तो मुझे नहीं लगता आपको अलग से कुछ बताने की जरूरत है। तो ये अब आप कितनी बार मैप देख चुके हैं एससीओ का, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, और हाँ एक कंट्री, एक सेंट्रल एशियन कंट्री जिसका पार्ट नहीं है, वो है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये आपको पता है मैप्स वगैरह के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो मैप से बिल्कुल आते हैं, तो आपके मैप्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। और 9th मेंबर ये जुलाई वाली मीटिंग में बन जाएगा ईरान, तो ईरान इस साल 9th मेंबर बन जाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ आज की इस क्लास में जितने क्वेश्चन, जितने न्यूज, जितने टॉपिक स्टूडेंट्स मुझे कवर करने थे मैंने कवर कर लिए। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी, आपने काफी कुछ सीखा। अगर स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे स्टूडेंट्स अपनी कल की क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।